के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। जो नानी जी चाहती थी कि बेटी का रिश्ता किससे हो, आज़ादी के सिपाही से हो, जो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले सके। अभी तक तो नानी जी ने कभी नाना जी के सामने मुंह नहीं खोला था, लेकिन जब उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से ये बात कही कि आप मेरी बेटी का रिश्ता तय करेंगे, तो लोगों को आश्चर्य हुआ। अब मेरी माँ की शादी ऐसे व्यक्ति से हो गई जो कि आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। मतलब उस समय आज़ादी के सिपाही को अपराधी माना जाता था। उन्हें आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया, उन्हें एग्जाम नहीं देने दिया गया। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, और जिसके पास पैसे की कमी थी, पुश्तैनी मतलब जो अपने बाप दादा से मिली हुई संपत्ति रहती है। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने लगी और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। मतलब माँ, अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में, अपनी माँ मतलब वही नानी जी से उन्होंने सीखा था, और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई, क्योंकि उनके ऊपर अपनी माँ का संस्कार पड़ा था। उनके ख्याल उच्च थे। उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। मतलब उन्हें खादी की साड़ी पहनने में भी दिक्कत होती थी। रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छींके पर टांग दी। मतलब मेरी माँ बहुत ही नाजुक थी, कोमल थी। उनको देख करके मेरी दादी कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छींके पर टांग दी। मतलब बहुत ही नाजुक थी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, और उनसे किसी ने भी काम लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक थी। क्यों नहीं की, उसकी दो वजह थे। कोई उनसे काम क्यों नहीं लेता था, उसके दो कारण थे। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। नाना तो विलायती रहन सहन से प्रभावित थे ही, तो साहबों से खासे अभिभूत थे, उनके ऊपर पूरा प्रभाव था। बस जात से भी हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। क्या नाना जी तो बस जात से हिंदुस्तानी थे, लेकिन उनके चेहरे पर, रंग ढंग पर, रहन सहन पर, पढ़ाई लिखाई पर, सब में उन पे अंग्रेजों का प्रभाव था। इसलिए मेरी माँ की बहुत ही इज्जत थी। और मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। मतलब मेरे घर माँ के लिए, माँ के घर वालों के लिए, दादी के घर वालों के लिए ये था कि एक अंग्रेज आन बान शान वाले साहब ने उन्हें उनके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता किया, और वो तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। उस नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। क्या नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, नानी की आखिरी ख्वाहिश क्या थी कि मेरी माँ का विवाह जो है एक स्वतंत्रता सेनानी से हो, और नाना की रजामंदी, नाना भी उनकी बात में राजी हो गए। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ
ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। और दूसरे वजह क्या थी जो माँ की इतनी इज्जत थी, माँ का इतना सम्मान उनके घर में क्यों था? पहला तो ये था कि वो अंग्रेज के समान आन बान शान वाले साहब की लड़की थी। और दूसरी एक थी कि उनकी खुद की शख्सियत थी कि वो बहुत खूबसूरत थी, नजाकत और गैर दुनियादारी, किसी दुनियादारी छल कपट से दूर ईमानदार और निष्पक्ष थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच नहीं सकता था। ठोस काम मतलब भारी काम। हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती। हाँ, उनसे राय जरूर ली जाती थी, पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। और माँ जो कह देती थी उनकी हर बात को घर वाले मानते भी थे। मतलब लेखिका की माँ का उनके घर में बहुत सम्मान था। अब बच्चों, मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। गृह कार्य में मैंने आपको 7 प्रश्न दिए हैं। जो जितना अभी मैंने पढ़ाया है इसी से संबंधित प्रश्न है। तो इसके उत्तर आपको मैंने जो पाठ पढ़ाया उससे समझ में आ गए होंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था। दूसरा प्रश्न मैंने दिया है, लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। तीसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी का विवाह किस प्रकार के व्यक्ति से हुआ था। चौथा प्रश्न है, नानी जी के व्यक्तित्व पर उनके पति के रहन सहन का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। पांचवा प्रश्न है, लेखिका की नानी अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती थी। छठा प्रश्न है, लेखिका की माँ का विवाह किस प्रकार के व्यक्ति से हुआ। सातवां प्रश्न है, लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। इस तरह से 7 प्रश्न मैंने आपको गृह कार्य में दिए हैं और पूरा पाठ मैंने जहाँ तक पढ़ाया है उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो बच्चों, आप उत्तर लिख लेंगे। आपको इतना पाठ समझ में अवश्य आया होगा। धन्यवाद बच्चों।